हाय गाइस। आज मैं आपके साथ माय डियरेस्ट ऑथर का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अब लगभग वांगजी को जॉब छोड़े हुए 1 महीना बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। उसके पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, जिससे वो ज़्यादा समय के लिए अपने खाने और कमरे का किराया नहीं दे सकता था। उसने बहुत सी जॉब के लिए अप्लाई किया, यहाँ तक कि जहाँ पर सिर्फ फीमेल स्टाफ की ज़रूरत थी, उसने वहाँ भी अप्लाई किया, पर हर जगह से उसे रिजेक्शन मिला। लेकिन उसे एक बेकरी में पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, क्योंकि वहाँ किसी और ने अप्लाई नहीं किया हुआ था। हालांकि बेकरी के मालिक ने उसे साफ कह दिया था कि वो बस एक्सपीरियंस स्टाफ को ही हायर करते हैं, पर फाइनली उन्होंने वांगजी को जॉब दे दी। वांगजी कभी-कभी बेकरी से बचे हुए रोल्स और ब्रेड घर ले जाया करता। इससे कम से कम उसके पास खाने के लिए कुछ तो था, क्योंकि वांगजी के पास अब उसके फूड को अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। कभी-कभी बेकर उसे कॉफ़ी और कप केक देता था या उसकी जेब में कुछ युआन रख देता था और मुस्कुराते हुए कहता था, अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना। अब कुछ दिन बाद क्रिसमस आने वाला था और बेकरी में काम भी बढ़ रहा था। इस वजह से वांगजी को ज़्यादा समय के लिए काम करना पड़ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे उसके ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता था। अब 8 बज चुके थे और वांगजी ने फिर से 2 घंटे का ओवर टाइम कर लिया था। अब वो अपने बैग में एक ब्रेड और 6 रोल रखकर बेकरी से आ गया। अभी बर्फ़बारी हो रही थी और ताज़ा बर्फ़ लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। वांगजी बस स्टॉप में जाकर बैठ गया। उसकी बस आने में अभी भी 20 मिनट थे। वांगजी ठंड के मारे ठिठुर रहा था। ताज़ी बर्फ़ सड़कों पर चादर की तरह बिछी हुई थी। वहाँ पर सन्नाटा था। तभी उसे दूर कहीं एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया, जो उस सुनसान सड़क में एकमात्र शोर था। जब भी वो बेकरी से बाहर आता है, बाहर की ठंड उसे एक करंट की तरह महसूस होती है, पर आज ये ठंड उसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह से उसके बदन में दर्द था और शाम होते होते ये दर्द गले और सर में भी होने लगा। वह ठिठुरते हुए खुद को कहता है, तुम अभी बीमार नहीं हो सकते वांगजी। वांगजी मेज में बैठा हुआ था, इसलिए वो उठकर थोड़ा हिलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बॉडी थोड़ा गर्म हो। लेकिन उसे कमज़ोरी हो रही थी, पर फिर भी उसने कोशिश करी और अपने पैरों को ताज़ी बर्फ़ में डुबोकर ऊपर नीचे चलने लगा। तभी उसे अचानक से चक्कर आया और वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर ही बैठ गया। उसी समय सड़क से एक कार गुजर रही थी। जैसे ही कार का ड्राइवर वांगजी की ओर देखता है, वो कार को साइड में लगाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वांगजी उससे झूठ बोलता है और अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से उठने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वांगजी गिरता, वो आदमी अपनी कार से उतरा और
भागता हुआ वांगजी के पास आके उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उस आदमी ने वांगजी को पकड़ा, उसे महसूस होता है कि वांगजी का पूरा शरीर जल रहा था। वो वांगजी से कहता है, तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतना कहकर उसने वांगजी को अपनी कार में बैठा दिया। लेकिन वांगजी कार से उतरने की कोशिश करने लगा। अब वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं अभी अपना मेडिकल एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना कहकर वो कार से उतरने लगा। लेकिन उस आदमी ने वांगजी को कार से उतरने नहीं दिया और उसे सीट बेल्ट पहना दिया। अब वो वांगजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, बिल मैं पे कर दूंगा। इतना कहकर उसने कार को स्टार्ट कर दिया। वो वांगजी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया था। हॉस्पिटल में आने के बाद वांगजी को कंसलेशन रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसको चेक करते हैं। डॉक्टर ने वांगजी को आईवी में रखा। अब वो उसे 2 गोलियां देते हैं। उसके बाद वांगजी को हॉस्पिटल में ही भर्ती कर दिया गया था। इस पूरे समय में वो अनजान आदमी वांगजी के साथ था, लेकिन धीरे धीरे गोलियों के असर की वजह से वांगजी को नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठता है, तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। तभी एक नर्स वांगजी को बताती है कि उसके सारे हॉस्पिटल के बिल पे हो चुके हैं। वांगजी उस स्ट्रेंजर को थैंक यू कहना चाहता था, पर वांगजी के पास उस स्ट्रेंजर का न नंबर था ना ही पता। वांगजी उनसे पूछना भी चाहता था कि वो उसके मेडिकल खर्च को क्या कुछ काम करके चुका सकता है। अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और वांगजी जब भी शाम को बस स्टैंड पर बैठता तो उसकी नज़र सड़क पर ही रहती। उसकी आंखें नीली BMW को ढूंढ रही थी, पर वो गाड़ी उसे नहीं दिखी। वांगजी के दिमाग में उस स्ट्रेंजर की बस धुंधली सी याद है, जैसे वो लगभग 30 से 40 के आसपास होगा। उसके चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी और उसकी बाईं आंख पर चोट का निशान था। इसके अलावा सब धुंधला है। अब बेकरी में काम फिर से बढ़ने लगा था, क्योंकि नया साल बस आने ही वाला था। क्रिसमस बस अभी ख़त्म हुआ है। वांगजी ने अपने क्रिसमस हॉलीडेज़ सेंग यूनचुन के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बिताई थे, हमेशा की तरह। पर इस बार वांगजी कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। वो बस जल्द से जल्द अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढना चाहता था। क्रिसमस के बाद वो फिर से ओवर टाइम करने लगा, लेकिन बेकरी के ओनर ने उसे साफ कह दिया था कि उसे ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए वो कोई उम्मीद ना पाले। तभी बेकरी में एक आदमी एंटर करता है। वांगजी को ये आदमी जाना पहचाना लग रहा था। तभी वांगजी की नज़र उस आदमी के आँख के नीचे जो निशान था उस पर पड़ती है, जिससे वांगजी उस आदमी को पहचान जाता है। आप वही हैं ना जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे? वांगजी ने एक्साइटेड होकर उस आदमी से पूछा। वो आदमी रूखेपन में जवाब देता है, हाँ, मैं वही हूँ। अब वांगजी कहता है, मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता था, पर आपने अपना नंबर या एड्रेस कुछ भी वहाँ नहीं छोड़ा था।
तभी वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम थैंक यू कहना चाहते हो तो मेरे यंग मास्टर से कहो, क्योंकि उन्होंने ही कार रोकने और तुम्हारी मदद करने को कहा था और तुम्हारा सारा बिल भी उन्होंने ही पे किया था। वो कार की पीछे सीट में बैठे हुए थे, शायद इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। ये सुनते ही वांगजी हिचकिचाते हुए पूछता है, आपके यंग मास्टर कौन हैं और मैं उन्हें रीपे कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें किस्तों में चुका सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है, चिंता मत करो, मेरे मास्टर बहुत दयालु हैं, वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे। उनका नाम विभूषण है, लेकिन अगर तुम उन्हें थैंक यू कहना चाहते हो तो मैं उन्हें बता दूंगा। उस आदमी ने अपना नाम लुइस बताया। वांगजी कहता है, क्या मैं उन्हें मिलकर पर्सनली थैंक यू कह सकता हूँ? उस आदमी ने नोट किया। अब वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारी बात उनसे करा दूंगा। इतना कहकर उसने वांगजी का नंबर लिया और बेकरी से केक लेकर चला गया। दिन बीतते गए और आखिरकार नया साल शुरू हो गया, लेकिन वांगजी की बात लुइस या उसके यंग मास्टर से नहीं हुई। उन दोनों में से किसी ने भी वांगजी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। अब तो वांगजी ने होप ही छोड़ दी थी। उसे लगा शायद विभूषण उससे बात नहीं करना चाहता। तभी ठीक 3 जनवरी की दोपहर को लुइस बेकरी में एंटर करता है। उसके साथ एक बेहद हैंडसम मैन भी था। वांगजी काउंटर के पीछे से उस आदमी को ही घूर रहा था। तभी लुइस उसे आवाज़ देते हुए कहता है, हेलो वांगजी। वांगजी उनके पास जाता है और लुइस से हाथ मिलाता है। तभी लुइस कहता है, इनसे मिलो, ये हैं मेरे यंग मास्टर विभूषण। अपने सॉफ्ट घुटनों और कांपते हुए हाथों से वांगजी ने अपना हाथ उस हैंडसम मैन की ओर बढ़ाया। जैसे ही उन दोनों के हाथ आपस में टच हुए, वांगजी को अपने पेट में टिक्लिश महसूस हो रहा था। जब विभूषण मुस्कुराया, वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसके गाल जल रहे हों और बिल्कुल टमाटर जैसे हो गए हों। तभी वुशान कहता है, तुमसे मिलके खुशी हुई वांगजी। माफ़ करना, मैं शहर में नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब कहते हुए उसने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था। वांगजी इस बात पर कुछ नहीं कहता। हालांकि आज तक उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया था, पर अपने सामने खड़े इस इंसान को देखकर वांगजी सोच रहा था कि उसने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम इंसान नहीं देखा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, उसकी पल्स घोड़े की तरह फास्ट थी और उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा था। वो सोच रहा था ये उसे क्या हो रहा है, कहीं वो फिर से बीमार तो नहीं पड़ने वाला। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे वांगशान की पहली मुलाकात हो गई है, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो गाइस, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।